विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग गॉस की प्रमेय का 5वां अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो 5वें अनुप्रयोग की हेडिंग है हमारे पास में, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। कोई भी खोखला गोला, जैसे फुटबॉल है, अंदर से खोखली होती है, तो इस तरह से कोई भी ऐसा खोखला गोला होता है उसके लिए गोलीय कोष बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे गॉस की प्रमेय की सहायता से, लेकिन वो भी 3 कंडीशनों में। एक बार तो गोलीय कोष के बाहर निकालेंगे, फिर एक बार गोलीय कोष के पृष्ठ पर और एक बार गोलीय कोष के भीतर। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक गोलीय कोष मान लेते हैं। माना कैपिटल आर त्रिज्या के किसी विलगित गोलीय कोष को +q आवेश दिया गया है, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। देखेंगे, हमने कोई भी एक गोलीय कोष मान लिया अपनी मर्जी से, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान ली है, और विलगित का मतलब होता है ऐसा गोलीय कोष जिसका किसी दूसरे से या किसी चालक से या चालक से किसी दूसरी चीज से कोई संबंध ना हो, बिल्कुल अलग हो, विलगित हो। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि माना कैपिटल आर त्रिज्या के किसी विलगित गोलीय कोष को +q आवेश दिया गया है और वो +q आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोष के बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट डालते हैं ऐसे, गोलीय कोष के बाहर। देखें, गोलीय कोष के बाहर की बात करेंगे। अब गोलीय कोष के बाहर के लिए जरा यहाँ पर हमारे पास चित्र डायग्राम है, उसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसे। हमारे पास में गोलीय कोष हो गया ये इस तरह से, खोखला गोला बन गया, केंद्र कैपिटल O हो गया और गोली की त्रिज्या कैपिटल R हो गई। इसके लिए +q आवेश दिया था, वो इसके पूरे बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। इस वजह से गोलीय कोष के पृष्ठ पर ये प्लस प्लस बहुत सारे आवेश दिखा दिए गए हैं। अब हम लोग इस गोलीय कोष से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर इसको दिखा दिया कि आवेशित गोलीय कोष हो गया। अब गोलीय कोष से बाहर एक बिंदु P मान लिया, जिसकी केंद्र O से जो दूरी है वो r है। या ऐसे कह सकते हैं कि गोलीय कोष से केंद्र O से r दूरी पर और गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु हमारा P हो गया, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब बिंदु P पर मान निकालने के लिए गॉसियन पृष्ठ होना जरूरी है। तो हमने यहाँ पर बिंदु P से गुजरने वाला और r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। यहाँ पर इसको लिख दिया है गॉसियन पृष्ठ। इस तरह से गोलाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया और गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो हमारी r बन जाएगी। अब बिंदु P के चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA मान लिया, तो इस dA का जो क्षेत्रफल सदिश है वो हमारा वेक्टर dA हो जाएगा। इस क्षेत्रफल का जो मुंह है, दिशा है, इधर की ओर रहेगी, इस वजह से क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA आगे की ओर हो गया। धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती ही है। तो बिंदु P पर वेक्टर dA और वेक्टर E दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं। माना गोलीय कोष के केंद्र O से r दूरी पर तथा गोलीय कोष
से बाहर एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर और गोलीय कोश से बाहर बिंदु P हो गया जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। सममिति के कारण गॉसियन पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण एक समान होगा। सममिति का मतलब ये हुआ कि सब जगह पर एक समान वितरण था, हमारा सब जगह एक जैसी स्थिति थी, तो उस सममिति की वजह से प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण एक समान हो जाएगा। माना बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA है। अब बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA हो गया जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA हो गया। बिंदु P पर वेक्टर E तथा वेक्टर dA एक ही दिशा में होंगे। अब बिंदु P पर वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों हमारे एक ही दिशा में है, डायग्राम में आप देख चुके हैं। अब नई लाइन लिखेंगे, अतः अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब अल्पांश क्षेत्रफल जो dA है बिंदु P के चारों ओर हमारा, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
अब क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स का मान भी छोटा ही रहेगा, तो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इसी तरह से होता था, हम लोग जानते थे पीछे से। इसको खोल करके लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता था हमारा, तो ई डी ए कॉस, और दोनों वेक्टर ई वेक्टर डी एक ही दिशा में, इस वजह से बीच का कोण 0 हो जाएगा, कोई कोण नहीं है, तो कॉस हो जाएगा 0 डिग्री। देखेंगे जरा, तो डी फाई ई बराबर कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे ई डी ए और गुणा कॉस 0 का मान होगा 1। यहाँ कॉस 0 की जगह पर 1 रख देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो ये इतना ही जाएगा, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ई डी ए। इसको डालेंगे समीकरण नंबर 1। इस तरह से हमारे अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला आता है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स के लिए हमारा पूरा टोटल फ्लक्स हो जाएगा पाई ई बराबर, जितने ही डी फाई ई है सबको जोड़ देंगे, तो समाकलन डी फाई ई। अब यहाँ पर जो हमारा मुख्य रूप से जो आवेशित गोलीय कोश है वो पहले से ही बंद पृष्ठ है, इस वजह से यहाँ पर बंद समाकलन लगा देंगे, बंद समाकलन डी फाई ई। डी फाई ई का मान कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पाई ई बराबर डी फाई ई का मान है हमारा ये ई डी ए। समाकलन को उठा करके डी ए पे लगाएंगे क्योंकि छोटा भाग डी ए है, ई को लिखेंगे बाहर, तो ई बंद समाकलन डी। अब बंद समाकलन डी ए का मतलब हुआ पूरे गॉसियन पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल। तो चूंकि समाकलन डी ए बराबर गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो समाकलन डी ए बराबर हो जाएगा हमारा 4 पाई। अब देखेंगे हम लोग बात कर रहे हैं गॉसियन पृष्ठ की, तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है स्मॉल आर, इस वजह से स्मॉल आर लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल आर। ये मान उठा के रखते हैं यहाँ, इसलिए फाई ई बराबर, इसको ई को वैसे लिखो और इसका मान हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर हो जाएगी हमारी 2। गॉस की प्रमेय से देखेंगे जरा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती थी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, समीकरण हो जाएगी 3, इतना हम लोग जानते थे। दोनों फाई ई के मान है बराबर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखेंगे, इसको लिखेंगे पहले ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर हो जाएगा हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट।
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें चाहिए ई का मान, तो 4 पाई आर स्क्वायर पहुंच जाएंगे इधर बटे में। तो ई बराबर ये बटे में पहुंच जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा क्यू बटे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर गुणा एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे, या ई बराबर देखो एक के बटे में तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट लिखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी के ऊपर क्यू बचेगा और बटे रह जाएंगे आर स्क्वायर को लिख दो वाला, क्यू बटे आर स्क्वायर। एक सूत्र तो हमारा ये बन जाएगा, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 4। अभी इसको हम लोग और मॉडिफाइड करेंगे थोड़ा, लेकिन हम लोग ये जानते थे आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो हमारा सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता था, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश क्यू और बटे क्षेत्रफल ए। देखो क्यू को तो वैसे लिखते हो, ए का मतलब हुआ हमारा कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर तो है, लेकिन अब यहाँ देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व तो किस पर है, गोलीय कोश पर, ना कि गॉसियन पृष्ठ पर। गोलीय कोश पर आवेश है, गॉसियन पृष्ठ पर आवेश नहीं है, यहाँ गोलीय कोश पर है। तो गोलीय कोश पर आवेश हमारा प्लस का है, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। अब जो ए का मतलब हुआ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल गोलीय कोश का लिखोगे, ना कि गॉसियन पृष्ठ का। तो गोलीय कोश का जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो 4 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा, तो क्यू बटे हो जाएगा हमारा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि अब हम लोग यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। तब देखो यहाँ से आप क्यू का मान निकालोगे तो इधर पहुंच जाएंगे ये, तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये मान उठा करके समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। समीकरण 4 से ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर ये वाला मान लिखेंगे, गुणा सिग्मा गुणा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और बटे वाले स्मॉल आर स्क्वायर को वैसे लिख दो। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे, तो ई बराबर यहाँ ऊपर बचा हमारे पास में सिग्मा और गुणा बचे कैपिटल आर स्क्वायर, बटे में रह गया एप्सिलॉन नॉट और गुणा स्मॉल आर स्क्वायर। इनको थोड़ा अलग लिख दो, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, थोड़ा और सही कर दो इसको, या ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख दो, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। देख एक बार दोबारा समझ लेते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स था हमारा फाई ई बराबर बंद समाकलन डी फाई ई, समीकरण 1 से डी फाई का मान रख दिया ई डी, ई को बाहर लिख दिया, बंद समाकलन और डी ए हो गया। बंद समाकलन डी ए का मतलब कुल क्षेत्रफल गॉसियन पृष्ठ का, तो वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या थी वो स्मॉल आर थी। ये मान उठा के यहाँ रखेंगे, तो फाई ई बराबर ई और गुणा में हो जाएंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2 और 3 है, दोनों फाई ई के मान है, बराबर करेंगे। तो समीकरण 2 और 3 से इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख देंगे। ये 4 पाई आर स्क्वायर बटे में ले जाएंगे, क्योंकि हमको ई का मान चाहिए, तो ई बराबर क्यू ये वाला हो गया और बटे में ये दोनों चीजें आ जाएंगी। इनको थोड़ा अलग करके लिख दिया, ई बराबर 1 के बटे में 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट, बाकी के क्यू बटे आर स्क्वायर अलग लिख देंगे। अब हम लोग जानते थे गॉसियन पृष्ठ पर आवेश का प्रश्न सिग्मा होगा, सॉरी गोलीय कोश पर आवेश का प्रश्न सिग्मा, और लेकिन क्यू बराबर सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, क्यू को वैसे लिख दिया, ए हो गया हमारा गोलीय कोश का क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तब यहाँ से देखो क्यू का मान निकालेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे, क्यू बराबर सिग्मा गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। ये मान उठा के समीकरण 4 में रखो, तो समीकरण 4 से ई बराबर इसको वैसे ही लिख दिया, क्यू की जगह पर क्यू का मान और बटे में स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे, ई बराबर सिग्मा और आर स्क्वायर बचे कैपिटल, बटे में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बचेंगे। इनको अलग कर दिया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा लगाएंगे, तो कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आवेशित गोलीय कोश के बाहर।